हेलो। हाँ जी। देवांशु दिखाई दे रही है। जी, तो आज जैसा कि मैंने बताया कि आज हम पहले फॉर्मेट जो पार्लियामेंट्री डिबेट यानी संसदीय वाद विवाद का क्या प्रारूप है, कौन कौन से स्पीकर्स होते हैं और इन स्पीकर्स का काम क्या होता है, क्या उनकी भूमिका होती है, वो आज हम जानेंगे। तो दिवांशु जी सेकंड पेज पे आप कीजिए। जी, तो ये जो संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता है, इसमें विपक्ष और पक्ष दो टीम्स होती हैं। इन दोनों टीमों में चार प्रतिभागी होते हैं कुल मिलाकर के, ठीक है। दो एक टीम में होंगे और दो दूसरी टीम में होंगे, कुल चार होंगे, ठीक है। इन दोनों दलों के बीच वाद विवाद कराया जाता है और पूरा का पूरा वाद विवाद जो फॉर्मेट है वो पूरा जब आप कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, उसके बाद जो निर्णायक बैठे होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में एडजुडिकेटर या एज भी कहते हैं शॉर्ट में, और जो पूरी प्रक्रिया होती है एडजुडिकेट करने की उसे हम एजिंग कह देते हैं शॉर्ट में, वो निर्णायक हैं, वो एंड में अपना फैसला सुनाते हैं, कोई एक टीम को विजय बताते हैं वो। उसके बाद वो फीडबैक भी बताते हैं कि कौन सी टीम क्यों हारी और जीतने वाली टीम क्यों जीती। आप उनसे प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं, ऐसा अलग अलग सोसाइटीज मौका देती हैं, आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पिछली वाली जो स्लाइड पेज था उसमें किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि पेज बाय पेज हम पढ़ेंगे और आपके जो प्रश्न है वो आते जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जब एक पेज पीछे कीजिए देवांशु। जी, देखिए आपकी टीम जो है आप हैं और आपका एक जो साथी है, ठीक है, आपकी एक टीम है, दूसरे इसी तरीके से आपके सामने दूसरी टीम होगी, चार लोग होंगे। आप दोनों के बीच में टॉस करवाया जाएगा कॉइन को उछाल करके, ठीक है। और कोई एक दल कॉल करता है हेड या टेल, और जीतने वाला दल को ये मौका दिया जाता है कि वो गवर्नमेंट साइड चुनना चाहता है यानी पक्ष दल चुनना चाहता है, या ऑपोजिशन साइड यानी विपक्ष साइड चुनना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक एक्स टीम है एक वाई टीम है। अगर टॉस एक्स टीम जीत जाती है और पक्ष चुन लेती है यानी गवर्नमेंट साइड चुन लेती है, तो सामने वाली जो टीम होगी वाई वो अपने आप ही विपक्ष में बैठेगी यानी वो ऑपोजिशन साइड बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आपको जो सदन पटल यानी आपका जो जहां भी डिबेट हो रही है ऑडिटोरियम या अभी ऑनलाइन चल रही है, तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में या स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं तीन विषय। उन तीन विषय में से जो विपक्ष की टीम होती है, कोई भी हो विपक्ष की टीम कोई भी जीते, लेकिन वो विपक्ष को सबसे पहले दिया जाता है मौका कि वो तीन विषय जो आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे होंगे उनमें से किसी एक विषय को वो कट कर दे यानी अस्वीकार कर दे, जिसपे वो डिबेट नहीं करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने तीन विषय दिखाए जा रहे हैं और किसी एक विषय पे आपको लगता है आपकी टीम को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बहुत कुछ आता नहीं है और आप डिबेट नहीं कर पाएंगे, तो वो आप उस विषय को काट देंगे, अस्वीकार कर देंगे। उसके बाद बचेंगे दो विषय। उसके बाद फिर गवर्नमेंट साइड पे ये मौका जाता है कि वो बचे हुए दो विषय में से कोई एक विषय को काट दे जिस पर वो डिबेट नहीं करना चाहता है, गवर्नमेंट डिबेट नहीं करना चाहती है। उसके बाद जो एक विषय एंड में बचेगा उसी पर डिबेट कराई जाती है। अब इसे में किसी को डाउट हो तो वो पूछिए। जी भैया, जो विपक्षी दल या फिर विपक्ष दल जो अस्वीकार करेगा, तो उसके लिए कुछ निर्धारित समय तो होगा, तो वो समय जी कितना होता है? आयुष, 1 मिनट का समय दिया जाता है। जैसे ही टॉस खत्म होता है तो आपको समय दिया जाता है कि आप पक्ष चुने या विपक्ष। इसके लिए आप एक मिनट सोच सकते हैं अपनी साथी के साथ। उसके बाद जब आपको विषय चुनने की बारी आती है तब भी आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है कि आप सोच विचार करके आप उसको काटें अपनी साथी से बात करके, ठीक है। जी भैया, एक और प्रश्न है भैया। हाँ बोलिए। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे दो दल है, विपक्ष और पक्ष, तो अगर ऐसा हो, संभावनाएं ऐसी होती हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाए अगर कि दोनों पक्ष एक ही सब्जेक्ट को अस्वीकार कर दे और दो पक्ष मतलब दो सब्जेक्ट हैं वो बच जाएं, तो फिर उस केस में क्या होगा? आयुष, जैसे कि विपक्ष ने पहला एक जो विषय है वो अस्वीकार कर दिया, तो वो अस्वीकार करने के बाद वो विषय वो पूरी तरीके से हट जाएगा, दो ही बचेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि दूसरी अस्वीकार करे, वो अब बचे हुए दो में से अस्वीकार करेगी। ओके भैया, हो गए थे। हाँ, और किसी को कोई प्रश्न?
चलिए ठीक है। इसके बाद जब सब निर्धारित हो जाता है, जब विषय आपको मिल जाता है, पता लग जाता है कि कौन से विषय पे डिबेट हो रही है, उसके बाद समय आता है कि आपको प्रिपरेशन ब्रेक दिया जाए, जिसमें आप अपनी टीम मेट के साथ तैयारी कर सके। दोनों दलों को ही टाइम मिलता है। ये टाइम वेरी कर सकता है अलग अलग सोसाइटीज या फिर सोसाइटी के इंटरनल जो कॉम्पिटिशन हैं, सेशंस हैं, उसके विषय को देख करके। जैसे कभी कभी ये 10 मिनट का भी होता है, 12 मिनट, 15 मिनट या 18 मिनट का भी कभी कभी ये दिया जाता है। वो वेरी करता है कि आप सिंपल लीग मैच खेल रहे हैं या फाइनल है, सेमीफाइनल है या फाइनल है। जिस तरीके से ये बढ़ता जाता है उसी प्रकार ये प्रिपरेशन टाइम भी बढ़ता है। ठीक है, तो आप इसमें पूरी तैयारी करेंगे अपने विषय को लेकर के, अपनी साथी के साथ तैयारी एकदम। अब उसके बाद आता है डिबेट होने की बारी। सबसे पहले आपकी जो, मान लीजिए आपकी एक टीम है, उसमें से आप खुद से चुन लेंगे कि प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के रूप में कौन जाएगा, फर्स्ट स्पीकर कौन जाएगा। आपको जो रनर होगा, रनर कौन होता है, जो पूरा टाइमर देखता है, आपको आमंत्रित करता है सदन पटल पर, विषय दिखाता है, उसको हम रनर कहते हैं। तो जब रनर कहेगा कि प्रधानमंत्री जी सदन पटल पर आमंत्रित हैं, इसका मतलब ये होगा कि आपकी टीम में से जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए चुना है, आपने तैयारी में जो देखा है, वो जाएगा प्रथम स्पीकर के रूप में। तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। इसके भी समय होता है, इसके लिए समय कभी कभी 3 मिनट, 4, 5, 7, 9 इस तरीके से वेरी करता है। तो इसी प्रकार है, उस समय आपको दिया जाता है। उसके बाद फिर जब आप समाप्त कर लेते हैं, प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य समाप्त कर देते हैं, उसके बाद एक कॉमन टाइम दिया जाता है। कॉमन टाइम का जो रीजन है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी जो भी बातें बोल के गए हैं, वो नेता विपक्ष या विपक्ष की टीम के लिए समय दिया जाए, उसको काउंटर करने के लिए, उसको तैयारी करने के लिए उसे समय दिया जाए, जो प्रधानमंत्री जी पॉइंट बोल करके गए हैं। तो उसे 1 मिनट में या 2 मिनट का कभी कभी कॉमन टाइम दिया जाता है तैयारी करने के लिए। उसके बाद जो रनर होता है वो नेता विपक्ष को सदन पटल पर आमंत्रित करता है। उसके बाद फिर नेता विपक्ष अपना वक्तव्य रखते हैं, और नेता विपक्ष को भी उतना ही टाइम मिलता है जितना प्रधानमंत्री को मिलेगा। यह हमेशा ध्यान रखें, चारों वक्ताओं को बराबर समय मिलेगा, क्योंकि डिबेट जो होती है वो इक्वली कॉन्टेस्टेड होती है, किसी के लिए कम समय या ज्यादा समय नहीं हो सकता, और आप अपनी समय सीमा के अंदर ही इसे खत्म कर लें। अगर 1-2 वाक्य आपके रह गए हैं और समय हो गया है तो आप उसे पूरा कर लें, लेकिन इतना ज्यादा आप उसे एक्सटेंड ना करें। आप समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेता विपक्ष ने जब बोल दिया, उसके बाद आपको कोई कॉमन टाइम नहीं मिलता है। हालांकि कुछ सोसाइटीज जब आप कंपटीशन करेंगे तो वो कॉमन टाइम देती हैं, तो दोनों ही चीजें चल सकती हैं, कॉमन टाइम मिल भी सकता है और नहीं भी। उसके बाद फिर थर्ड नंबर जो स्पीकर होता है वो होते हैं डेप्टी प्राइम मिनिस्टर, डीपीएम। ये होते हैं उप प्रधानमंत्री, थर्ड स्पीकर। तो ये जो हैं, इनका काम क्या होता है वो अभी बाद में बताएंगे, पहले हम फॉर्मेट देख लें कि ये होते हैं थर्ड स्पीकर। और उसके बाद फिर फोर्थ स्पीकर आते हैं उपनेता विपक्ष। ठीक है, अब इनके रोल्स क्या होते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री को जो विषय आपको मिला है, जिस पे आपने तैयारी की है, उसको पूरा समझाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक विषय है कि यह सदन मानता है कि जू पर रोक लगा देनी चाहिए, यानी चिड़ियाघर जो हैं उन पर बनाने पर रोक लगा देनी चाहिए। तो जो प्रधानमंत्री का काम क्या होगा, ये समझाना कि विषय में क्या लिखा हुआ है, चिड़ियाघर क्या होते हैं, उन पर रोक क्यों लगा देनी चाहिए, और सदन में वो प्रस्ताव रखेंगे, एक स्कीम भी बताएंगे जिसे हम मॉडल कहते हैं। आप जब वाद विवाद करेंगे तो आप बार बार ये शब्द सुनेंगे कि मॉडल रखिए। मॉडल क्या होता है? मॉडल एक तरीके की स्कीम होती है, एक खाका होता है जो प्रधानमंत्री ऐसे सरकार रख के जाती है और बताती है कि हम इस तरीके से ये स्टेप्स लेंगे और हम ये चीज लागू करेंगे जो विषय में लिखी हुई है। ये काम प्रधानमंत्री का होता है, और प्रधानमंत्री का काम है पूरी तरीके से भूमिका को तैयार कर देना, एक एक शब्द को, वहां का जो एज है उसे समझा देना, पूरा सदन तैयार कर देना, प्रपोजल रख देना। उसके बाद फिर रोल आता है नेता विपक्ष का। नेता विपक्ष को जो 1 मिनट का कॉमन टाइम मिलता है, उसमें वो काउंटर तैयार करते हैं, और जो प्रधानमंत्री ने मॉडल रखा है यानी स्कीम रखी है उसका काउंटर करते हैं। इसे हम कई बार कहते हैं काउंटर प्रपोजल देना, यानी काउंटर मॉडल देना दूसरे शब्दों में। तो वहां काउंटर होते हैं। प्रधानमंत्री जो पॉइंट बोल के गए हैं उनका हमें काटना होता है, उनको तर्कों के साथ काटना होता है। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम काटने के लिए सिर्फ ऐसे शब्द ना बोलें कि हम आपके इस मॉडल को खारिज करते हैं। आप इतना बोल करके नहीं जा सकते हैं। आप बताएंगे वहां पे कि कौन से तर्क से खारिज करते हैं, और अगर आप इस मॉडल को, उनकी स्कीम को खारिज कर रहे हैं तो आपकी क्या स्कीम है, इसे ही कहते हैं काउंटर प्रपोजल। और आपकी स्कीम भी
टक्कर की होनी चाहिए, यानी प्रधानमंत्री को स्कीम को रिप्लेस कर दे। आप एज के दिमाग पे वो इंप्रेशन पड़ना चाहिए आपकी स्कीम का, आपके प्रपोजल का। तो ये नेता विपक्ष का काम होता है। सभी पॉइंट जो प्रधानमंत्री बोल गए एक एक करके कट कर देना, काट देना, उन्हें काउंटर देना, ये सबसे अच्छा काम होता है नेता विपक्ष का। आपने जो पॉइंट्स तैयार किए हैं वो तो आप बोलेंगे, काउंटर भी करते हैं। उसके बाद थर्ड स्पीकर का रोल आता है। ये देखिए, थर्ड स्पीकर के दो रोल होते हैं, दो काम करने होते हैं। थर्ड स्पीकर को अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बातों को, उनके पॉइंट्स को आगे बढ़ाना होता है, एक्सटेंड करना होता है, पहला काम ये। और दूसरा काम होता है नेता विपक्ष जो बोल के गए हैं, यानी ऑपोजिशन, जो लीडर ऑफ अपोजिशन यानी एलओ बोल के गए हैं, उनका काउंटर करना। जो वो काउंटर प्रपोजल देके गए थे उनका काउंटर करना है अब आपको, उनके पॉइंट्स कट करने हैं आपको। तो दो काम हो गए, अपने प्रधानमंत्री की बातों को आगे बढ़ाना और नेता विपक्षी बातों को काउंटर करना, वो भी तर्कों के साथ। लॉजिक, अपना लॉजिक हमेशा हमें स्ट्रांग रखना चाहिए, लॉजिक से ही आप डिबेट जीतेंगे। उसके बाद फिर लास्ट स्पीकर आते हैं उपनेता विपक्ष। उपनेता विपक्ष के तीन काम होते हैं। पहला काम होता है कि वो अपनी नेता की बातों को आगे बढ़ाएं, नेता विपक्ष की बातों को। और दूसरा काम होता है प्रधानमंत्री जो बातें बोल के गए हैं उनका काउंटर करें, उन्हें सदन में गिनवा दें। एक जैसे रैप अप करना होता है डिबेट को, उस तरीके से गिनवा दें सदन को कि किस तरीके से आपने काउंटर किया है, कौन कौन सी बातें उन्होंने गलत बोली हैं। और तीसरा काम होता है प्रधानमंत्री की बातों को भी काउंटर करना। ठीक है, तो तीन काम हो गए। और उपनेता विपक्ष को यह हमेशा ध्यान रखना है कि वो कोई नए पॉइंट ना लाए। ठीक है, ये बहुत आसान काम होता है, लेकिन आपको लॉजिक्स का ध्यान रखना है। वो कोई नए पॉइंट इसलिए नहीं ला सकते, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, और लॉजिक वहीं से आता है इक्वली कॉन्टेस्ट डिबेट से। डिबेट हमेशा इक्वली कॉन्टेस्ट होती है, एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड दिया जाता है जिसपे दोनों टीम बराबर हो। इसीलिए उपनेता विपक्ष नए पॉइंट्स इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि उनके बाद कोई स्पीकर नहीं है उनके पॉइंट को कट करने के लिए। और अगर जो जज है अगर उनके नए पॉइंट को कंसीडर करता है तो जो पक्ष की टीम है उसके साथ ये अन्याय होगा, क्योंकि उनके जो उपनेता विपक्ष है उनके पॉइंट कट करने के लिए आगे गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं होगा। यहाँ पे स्पीकर रोल्स खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो नए पॉइंट ना लाएं। और नए पॉइंट अगर लाते भी हैं तो एक दो लाएं और उन्हें अपने नेता विपक्ष से जोड़ दें। तो यहाँ पे चारों स्पीकर के रोल्स में अगर किसी को कोई डाउट हो तो अब आप पूछिए। अंशुल जी, हम जैसे स्पीचेस दे रहे हैं तो स्पीचेस के बीच में हम हमसे अपोजिट साइड वाला हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कुछ? नहीं तरुण जी, जो हमारा जो हिंदी पार्लियामेंट्री डिबेट में हम जो फॉर्मेट फॉलो करते हैं उसमें पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन पीओआईज नहीं होते हैं, तो हम बीच में प्रश्न नहीं पूछते हैं, चार वक्ता स्पीच टाइप देते हैं। प्रश्न उत्तरी राउंड आगे आएगा। और वो जैसे इंग्लिश डिबेटिंग में होता है, जैसे एशियन पार्लियामेंट्री होते हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री होता है, इसमें एक ही या फिर इसमें भी होता है? हाँ तरुण, इसमें एक ही है। हमारा जो पूरा डीयू सर्किट है, और डीयू सर्किट ही नहीं बाकी जो तमाम हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी आपने सिर्फ आपको संसदीय वाद विवाद यही दिखेगा। के बाद दो और इसके प्रारूप हैं, वो संसदीय नहीं है लेकिन वो टर्न कोर्ट और कन्वेंशनल हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि कॉमन टाइम आपको दिया जाता है, ऊपर कीजिए देवांशु। हाँ, तो आपको कॉमन टाइम दिया जाता है विपक्ष की टीम को। प्रधानमंत्री अपना जब स्पीच बोल के चले जाते हैं, जो आप पहला पॉइंट देख ही रहे होंगे लिखा हुआ है। और इस प्रकार चारों वक्ताओं के वक्तव्य रखने के बाद प्रश्नोत्तर राउंड होता है, यानी क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, जो कि बहुत रोमांचक राउंड होता है। और इसमें डिबेट ओपन कर दी जाती है। ओपन का मतलब है अब दोनों ही टीमें आपस में क्वेश्चन आंसर्स करेंगी। प्रश्नोत्तर राउंड से पहले दोनों दलों को प्रश्न करने के लिए सामान्य समय यानी कॉमन टाइम दिया जाता है। ये वही कॉमन टाइम है जो तैयारी के लिए दिया जाता है। ये कभी कभी 1 मिनट होता है या 2 मिनट भी होता है। इस समय में आपको ये करना होता है दोनों दलों को कि आप क्वेश्चंस तैयार कर लें, क्वेश्चंस को लिख के तैयार कर लें, या फिर जो भी तरीके से आप करना चाहते हैं मेमोरी में तैयार कर लें। उसके बाद फिर 2 मिनट खत्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। आगे कीजिए दिवांशु। जी, अब ये जो कॉमन टाइम है, प्रश्नोत्तर आपको प्रिपेयर करने के लिए दिए गए थे। जैसे ही वो खत्म होगा तो जो रनर होगा वो सबसे पहले विपक्षी दल पक्ष के किसी एक वक्ता को सदन पटल पर आमंत्रित करता है, यानी प्रश्न करेगा। जो अपोजिशन होगा वो गवर्नमेंट के किसी एक स्पीकर को बुलाएगा और उससे प्रश्न करेगा। और ये हमें ध्यान रखना है, जिस व्यक्ति को, जिस स्पीकर को बुलाया जा रहा है गवर्नमेंट साइड से, सिर्फ वही आंसर कर सकता है, उसका साथी आंसर नहीं कर सकता। जबकि जो विपक्ष की साइड है उसके दोनों स्पीकर क्वेश्चंस तो कर सकते हैं। ठीक है, आंसर करने वाला जिसको बुलाया गया वही करेगा।
तो इस तरीके से ये प्रश्न किए जाते हैं। इसमें भी आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है कि विपक्ष की टीम पक्ष से 2 मिनट तक क्वेश्चंस पूछती रहे। उसके बाद फिर सेम फॉलो होता है, ये मौका जाता है पक्ष के पास। पक्ष किसी एक वक्ता को बुलाएगा विपक्ष के और उनसे प्रश्न करेगा 2 मिनट। फिर वही यहाँ पे ये फॉलो होगा, जिसको बुलाया जा रहा है सिर्फ वही आंसर करेगा, लेकिन क्वेश्चंस दूसरे जो पक्ष के दोनों वक्ता हैं वो पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर विपक्ष जो बचा हुआ एक स्पीकर होगा उसको बुलाएगा और उसके बाद फिर पक्ष के पास जाएगा ये और पक्ष बुलाएगा विपक्ष के बचे हुए वक्ता को और उनसे 2 मिनट प्रश्न करेगा जो भी समय होगा। तो इस तरीके से चारों वक्ताओं से प्रश्न कर लिए जाते हैं। यहाँ पर किसी को डाउट तो पूछिए। किसी भी डिबेट में हम एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, लाइक एक्ट या फिर कोई लॉ हो। हाँ, या आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो डिबेट होती है वो एक बड़े स्तर ब्रॉड व्यू में होती है, और जब आप इतने बड़े व्यू में देखते हैं तो वो एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल से काम नहीं चलता है। आपको एक टर्फ सेट करना होता है तर्क के साथ, कि तर्क से सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो सब सही हो जाएं। तो एक एग्जाम्पल हो सकता है सिर्फ एक ही तर्क से हो जाए, लेकिन तर्क वही होता है जो सभी एग्जाम्पल्स पे लागू हो जाए। तो आप तर्क को मजबूत करेंगे, लॉजिक को मजबूत करेंगे। एग्जाम्पल्स आप जरूर दे सकते हैं, लेकिन बहुत एग्जाम्पल देने से बचना चाहिए। ओके। हाँ, अब जैसे ही आपके जो प्रश्नोत्तर राउंड है, चारों वक्ता एक दूसरे से प्रश्न कर लेंगे, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रत्युत्तर भाषण यानी रिप्लाई स्पीच। ये एज पे डिपेंड करता है, यानी निर्णायक पे डिपेंड करेगा कि आपका वो रिप्लाई स्पीच चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इसका कारण ये है कि मान लीजिए डिबेट कभी कभी बहुत टक्कर की हो जाती है और अंत तक ऐसा पता नहीं लग पाता कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो इसे क्लैरिफाई करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए जज कभी कभी ये जो रिप्लाई स्पीच है ये करा लेते हैं, और कभी कभी इसलिए भी कराते हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। जो डिबेट है वो लो स्तर की डिबेट होती है, कुछ समझ में नहीं आता है एज को, और वो फैसला करने के लिए थोड़ा क्लैरिटी चाहते हैं, तब भी ये रिप्लाई स्पीच कराया जाता है। और रिप्लाई स्पीच सबसे पहले विपक्ष देता है। अगर ये कराया जाता है तो पहले विपक्ष आएगा, और ये 1 मिनट समय भी दिया जा सकता है, 2 मिनट भी दिया जा सकता है, समय वेरी करता है। ये सारे समय जो हैं आपको पहले ही बता दिए जाते हैं किसी भी प्रतियोगिता से या सेशन से, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे पहले विपक्ष का कोई भी वक्ता दे सकता है इसमें रिप्लाई स्पीच आकर के, 1 मिनट वो बोलेगा। और रिप्लाई स्पीच में आपको कोई नए पॉइंट नहीं लाने होते हैं, आपको अपनी डिबेट में जो आपने बोला उसको रैप अप करना होता है। 1 मिनट में आपको पूरा बता देना होता है निष्कर्षता आपने क्या क्या बोला, और विपक्ष ने आपको आपके किन किन बातों को काउंटर नहीं किया, या आपने कुछ प्रश्न पूछे जिनका काउंटर नहीं आया, आंसर नहीं आया, तो आप एज को बताएंगे कि आपकी टीम क्यों जीत रही है, ठीक है। और इसी तरीके से जब 1 मिनट विपक्ष बोल लेगा उनका वक्ता, उसके बाद फिर पक्ष का वक्ता आएगा रिप्लाई स्पीच देने, वो भी 1 मिनट तक बताएगा कि उनकी टीम क्यों जीत रही है और विपक्ष ने किस तरीके से गलती की है, या पक्ष के जो आंसर्स क्वेश्चंस किए गए थे उसके आंसर्स नहीं आए हैं विपक्ष से, और आपने क्या क्या पॉइंट रखे, आपका प्रपोजल कैसा था, मॉडल में आपके कोई कमी नहीं थी, आप ये चीजें बताएंगे पक्ष। और इसी के साथ जो डिबेट है वो खत्म हो जाती है। अमूमन ये डिबेट जो है 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक चलती है, जो कि समय पर वेरी करता है। और जब डिबेट खत्म हो जाती है तो निर्णायक देखिए कभी 1 2 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसी कोई संख्या तय नहीं होती है। उसकी जो निर्णायक होते हैं वो अपना रिजल्ट सुनाते हैं, और रिजल्ट में वो बताएंगे कि कौन सी टीम जीती है, कौन सी हारी है, और वो फीडबैक में ये भी बताते हैं कि कौन सी टीम क्यों जीती है। और आप उनसे प्रश्न करने का मौका दिया जाता है, तो आप एज से प्रश्न कर सकते हैं कि आपको क्यों नहीं जिताया गया, या आपकी कौन सी गलती रही, कैसे आप सुधार सकते हैं उसे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप एज से कर सकते हैं, दोनों ही टीम्स, जीतने वाली भी और हारने वाली भी। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछिए। अंशुल के रिप्लाईज कंपलसरी होते हैं या फिर एडजुडिकेटर पे डिपेंड करते हैं? रिप्लाई कंपलसरी नहीं होता, ये एडजुडिकेटर पे डिपेंड करता है। अगर वो चाहते हैं वो आपसे कह देंगे कि रिप्लाई स्पीच हम चाहते हैं, एरर को बता देंगे, और नहीं चाहते हैं तो ये नहीं होगा। एंड मेन स्पीचेस कितने टाइम की होती है जो सबसे पहले देती है? मिनी स्पीच कभी कभी 3 मिनट की भी होती है, 5 मिनट की भी होती है। वो डिपेंड करता है कि आपको कितना समय, ये पहले ही बता दिया जाएगा कि आपकी स्पीच का समय 5 मिनट है, प्रश्न करने का समय 2 मिनट है, रिप्लाई का समय 1 मिनट है, इस तरीके से पहले ही बता दिया जाएगा। ठीक है। तो देखिए आपके सामने ये आप कुछ विषय देख रहे होंगे, ये ऐसे ही विषय आपको देखेंगे। ये 3 विषय जो शुरुआत में मैंने बताया था आपको कि 3 विषय आपको स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। तो आप पहला विषय देखिए, ये
कई तरह के हैं, तो हम देखेंगे किस किस तरह के विषय आते हैं। पहला विषय है, यह सदन ऐसी दुनिया का समर्थन करता है जहां कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता है। देखिए, यह सदन का मतलब है, सदन क्या होता है? सदन होता है प्रतिभागी, चारों प्रतिभागी, एडजुडिकेटर, वहां मौजूद रनर और वहां मौजूद देखने वाले स्पेक्टेटर्स, और जो भी व्यक्ति आपकी डिबेट में शामिल है, देख रहा है, वो सबको मिला करके एक सदन कहा जाता है। ठीक है, वो हो जाता है सदन। ऐसी उसके बाद जब प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री का काम होगा कि वो शब्द को समझाएं। सबसे पहले वो समझाएंगे कि दुनिया क्या होती है, उसके बाद वो समझाएंगे कि झूठ क्या होता है झूठ, सच और झूठ में अंतर वो बताएंगे। उसके बाद फिर बताएंगे वो कि वो इस जो प्रस्ताव रखा गया है, ये जो विषय है, उसका समर्थन क्यों कर रही है उनकी टीम, क्यों वो चाहते हैं कि एक ऐसी दुनिया हो जहां व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। उसके लिए वो तर्क गिनवाएंगे, बताएंगे कि ऐसा होने से क्या क्या फायदे होंगे इस दुनिया में। और जो विपक्ष होगा, विपक्ष कहेगा कि हम ऐसी दुनिया नहीं चाहते हैं जहां कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता है, झूठ बोल सकता है, ऐसी दुनिया होनी चाहिए। ये विपक्ष का कार्य होगा। और जो प्रधानमंत्री बोल के जाएंगे या विपक्ष बोल के जाएगा, सरकार बोल के जाएगी, उसका पूरा काउंटर कट कर देना, उनको उनके तर्कों को काटना कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको झूठ वाली जो दुनिया है वो भी चल सकती है, उसके फायदे आप गिनवाएंगे विपक्ष की।